So once again, very good morning to all of you. Today we are going to discuss the topic feature extraction, the concept behind it and what is the math code behind it. वो सारी चीज़ें आज अपन थोड़ा सा देखने वाले हैं और ये टॉपिक आज पूरा फिनिश हो जाएगा और जुपिटर नोटबुक पे अपन इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे और आई विल शेयर द कोड विथ यू. आप खुद भी इसको ट्राई करिएगा जुपिटर नोटबुक पे. तो आज इसको पूरा देखेंगे किस तरीके से फीचर एक्सट्रैक्ट होता है और फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद उसको क्या क्या अपन यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो विल चेक ऑल दैट थिंग्स. सो इन द प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट. तो पहली क्लास में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है. तो किसी पर्टिकुलर जो डेटा सेट है उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं. उसको मैनेज करना, स्पेस का उनको प्रोसेस करने में बहुत सारी दिक्कत आती है, तो उसको अपन रिड्यूस कर देते हैं. उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन. ठीक है, डायमेंशन रिडक्शन अपन बोल रहे हैं. दो तरीके हैं उसमें से. फीचर सिलेक्शन एक तरीका है, एक तरीका है फीचर एक्सट्रैक्शन. फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, जो फीचर्स होते हैं पुराने डेटाबेस के उनको अपन लेते हैं और उनसे न्यू फीचर्स बनाते हैं. जबकि फीचर सिलेक्शन में क्या होता है, जो पुराने फीचर्स होते हैं डेटा सेट के अंदर उनको लेते हैं, उनका एक सबसेट लेते हैं, न कि नए बनाते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंस है. तो आज अपन पढ़ने वाले हैं फीचर एक्सट्रैक्शन. इन दैट वी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द कोरिलेशन. अब कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पर जुड़ा हुआ है या एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम की वैल्यू से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं कोरिलेटेड डेटा या कोरिलेटेड फीचर्स. तो कोरिलेशन निकालते हैं. कोरिलेशन निकालने के बाद रिडंडेंसी निकालते हैं. बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, एक एक चीज अपन डिस्कस करेंगे. आई विल ट्राई कि ये टॉपिक आपको आज क्लियर हो जाए. वी आल्सो हैव मैथ कोड, सॉरी पाइथन कोड, जिसको अपन जुपिटर नोटबुक पे अपन अप्लाई करेंगे. सो लेट वी स्टार्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फीचर एक्सट्रैक्शन, जिसका टॉपिक अपन आज पढ़ेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. ये आज अपना पूरा हो जाएगा. So steps in a principal component analysis I already discussed in last lecture. ये अपने डिस्कस किया था कि जब भी अपन किसी भी डेटा सेट को डायमेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, देन वी हैव मेनली 4 स्टेप्स, है ना, जिसको मेनली करेंगे. तो सबसे पहले आपका था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डेटा. कैसे करते हैं वो आज अपन डिस्कस देखेंगे. कंप्यूटिंग द कोवेरियंस मैट्रिक्स. कोवेरियंस यानी कि कोरिलेटेड, कौन सा कॉलम किससे रिलेटेड है या कौन सा फीचर्स किससे किस तरीके से रिलेटेड है, वो अपन कंप्यूट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कैलकुलेटिंग द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स. सो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आई होप यू नो दैट पास्ट मैथमेटिक्स का पोर्शन आपका इसमें आता है. सो वी सिंपली इंट्रोड्यूस इट. बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या आएगा, इसका यूज क्या आएगा फीचर एक्सट्रैक्शन में, वो आज अपन देखेंगे. देन कंप्यूटिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट, वह कंपोनेंट जिसका वेरिएंस सबसे ज्यादा है. तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था वेरिएंस सबसे ज्यादा, इसका मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल या वो पर्टिकुलर फीचर्स दूसरे जितने भी फीचर्स हैं या दूसरे जितने भी इंफॉर्मेशन है उनकी ज्यादा से ज्यादा स्कैटर्ड है, मतलब ज्यादा से ज्यादा सबसे रिलेटेड अपना आ रहा है वो पर्टिकुलर फीचर्स. जो रिलेटेड आपका डेटाबेस है, अपन एक ऐसा फीचर्स निकालेंगे जिसका वेरिएंस सबसे ज्यादा है. इट मीन्स उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटर्ड है. तो वेरिएंस क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये भी अपन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था. एग्जाम्पल भी बताया था कि अपन लार्ज वेरिएंस वाला चीज़ क्यों सेलेक्ट करते हैं, है ना. देखिएगा आप अगर आप भूल गए हो तो. एंड द फिफ्थ वन इज एक्चुअली 4 तक ही अपना सारा काम हो जाता है और प्रिंसिपल कंपोनेंट जैसे अपने पास आ जाता है वी चूज द प्रिंसिपल कंपोनेंट. नाउ देर आर मल्टीपल प्रिंसिपल कंपोनेंट. प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1 जो सबसे हाईएस्ट वेरिएंस आपका हो, देन प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 जिसका वेरिएंस थोड़ा कम हो, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. तो प्रिंसिपल वेरिएंस कंपोनेंट के प्रिंसिपल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट वेरिएंस, देन लो वेरिएंस, देन एंड लो वेरिएंस एंड लो वेरिएंस. तो बहुत सारे अपने पास डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशन को अपन रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करने के बाद न्यू डायमेंशंस निकालते हैं. डायमेंशन इन द सेंस फीचर, फीचर्स मतलब वेरिएबल्स या फिर कॉलम कह दो, सभी एक ही मतलब है. तो नए फीचर्स बना रहे हैं और वो नए फीचर्स का वेरिएंस सबसे ज्यादा होगा, तो कितने फीचर्स को अपन मिलाएं कि इंफॉर्मेशन अपनी जो ओरिजिनल डेटाबेस में वो अपन रिप्रेजेंट कर पाए और डायमेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाए. ये अपना काम है. सो
What is the principal component analysis? Again, I just simply briefly introduce you. Principal component analysis is nothing but we are going to identify the new features which can able to represent the old data set. जो old data set है उसको अपन ऐसे component को identify करना है जो कि old data set को represent कर पाए. For example, old data set में आपकी 500 आपके columns हैं. उन 500 कॉलम में से फॉर एग्जांपल आपने 5 कॉलम्स बना दिए. वो 5 कॉलम्स क्या है, नए बनाए हैं जो कि इन 500 कॉलम्स की जो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था या जो चीज़ें अपन उससे प्रोसेस कर रहे थे वो इन अगर 5 से भी कर पाए तो ये 5 क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. तो इसी को अपन बोल रहे हैं. उन 5 को निकालना क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. So PCA, or we can say principal component analysis, is a dimensionality reduction techniques that enables us to identify correlations. अब correlation identify का मतलब क्या हो गया, जो ओरिजिनल डेटा सेट है उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स होंगे. वो सारे कॉलम्स आपस में क्या हो सकते हैं, रिलेटेड हो सकते हैं. तो वो आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से आपस में रिलेटेड है. सी, अब रिलेटेड का मतलब क्या हो गया, जब भी आप कोई भी रिजल्ट निकालेंगे तो वो रिजल्ट बायस हो सकता है. बायस्ड मतलब क्या हो गया, वो किसी एक की तरफ झुका हो सकता है या उसका रिजल्ट किसी एक की तरफ टेंड हो सकता है. तो उसको रिमूव करने के लिए जो आपकी कोरिलेटिविटी है, कोरिलेटिविटी है उसको अपन रिमूव करेंगे. तो किस तरीके से करेंगे, सारे कोरिलेटेड वेरिएबल्स को अपन आइडेंटिफाई किया और उसके इक्विवेलेंट एक वेरिएबल को बना दिया. और जितने भी अपन प्रिंसिपल कंपोनेंट बना रहे हैं, सपोज प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 2 3 4, अभी मैंने एग्जांपल दिया उसमें अपन ने 5 प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाए. तो 5 प्रिंसिपल कंपोनेंट आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे. इससे क्या होगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो बायस्ड नहीं होगा. अगर डिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो एक इंक्रीज होगा तो दूसरा आपका डिक्रीज होगा. तो रिलेटिव नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल कंपोनेंट. इसलिए अपन ने ओरिजिनल डेटा सेट में जो भी रिलेटेड आपके फीचर्स हैं या जो कॉलम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उससे न्यू ऐसे अपन प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाएंगे जो आपस में क्या हो, नॉन कोरिलेटेड हो. सो पैटर्न इन द डेटा सेट so that can be transformed into the data set of significantly lower dimension. तो अपने पास ओरिजिनल डेटा सेट में क्या है, डायमेंशन आपके पास हाई है और अपन क्या बना रहे हैं, लोअर डायमेंशन से. सो somebody ओके, आवाज मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है. प्रतीक मैसेज किया, प्रतीक ने आवाज नहीं आ रही है. क्या वॉल्यूम मेरा सही आ रहा है? शशांक, प्रतीक, मोहित, लोकेश, क्या मेरी आवाज सही है या डिस्टर्ब आ रही है? एक बार बता दीजिए, माय वॉल्यूम इज करेक्ट. ओके, थैंक यू. सो आई होप माय ऑडियो इज प्रॉपरली करेक्ट टू यू. नहीं होता आप बोल के बता दीजिएगा. कमेंट की तरफ मेरा ध्यान कम जाता है व्हेन आई टीचिंग इन द बोर्ड, है ना. तो आप प्लीज मुझे बोल के बता दीजिएगा. आई कैन एबल टू हियर योर वॉइस. सो आई टेक इट फ्रॉम द गूगल. सो इस एग्जांपल में देखें, इसके अंदर बहुत सारे डायमेंशन है. फॉर एग्जांपल ABCD जिनका कोई नाम है, कंट्री, सेल्स पर्सन, ऑर्डर डेट, ऑर्डर ID, यूनिट्स, ऑर्डर, जो भी आपका है, ये आपके बहुत सारे डायमेंशन है. इन बहुत सारे डायमेंशन को अपन रिड्यूस करके फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशन मिला है. ये तो सिर्फ समझाने के लिए क्या है. रियल टाइम में आपके पास हो सकता है 1000, 2000 या 10,000 आपके पास डायमेंशन हो, उनको आपको रिड्यूस करके 400-500 में कन्वर्ट करना हो. देखेंगे कुछ एग्जांपल. सो इट इज ओरिजिनल डेटा सेट. रिमूव द इनकंसिस्टेंसी अगर किसी में हो तो उसको रिमूव करना है. आई होप यू नो इनकंसिस्टेंसी. रिडंडेंसी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सेम वैल्यू इन द डिफरेंट थिंग्स, उसको अपन रिडंडेंसी बोलते हैं. उसको भी अपन को रिमूव करना है. ये सारी चीजें आपके ओरिजिनल डेटा सेट में हो सकती हैं. हाईली कोरिलेटेड फीचर्स, जो रोज होती हैं वो आपस में क्या हो सकती हैं, कोरिलेटेड हो सकती हैं. किसके अंदर, आपका ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर. बट जब अपन न्यू टेबल्स बनाएंगे जिसके न्यू फीचर्स आएंगे, इसमें तो अभी मैंने वही के वही फीचर्स रख दिए हैं, लेकिन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में अपन न्यू फीचर्स जो बनाएंगे उनका डायमेंशन कम होगा, वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, कोरिलेटेड नहीं होंगे, उसमें रिडंडेंसी नहीं होगी. सो इट इज अ न्यू डेटा सेट विद द लेजर फीचर्स दैट आर रिटन मोस्ट द इन्फो, जो कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर सारे कॉलम जितनी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये नए डेटा आएगा वो मैक्सली उस इन्फॉर्मेशन को अगर रिप्रेजेंट कर पाता है तो वही आपका क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से अपन ने डायमेंशन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया. तो वही
what is the principal component analysis? We have the large data, we just reduce in the small amount of features, or that features can also able to represent the whole information as the old data set. Then what is the principal component? अब principal component क्या है? Principal component analysis तो समझ गए कि बड़े को छोटे में reduce करना है और छोटे dimension की value चाहिए. Principal component क्या है? तो वह component जिसका variance क्या हो, सबसे highest हो, वो अपना principal component कहलाएगा. So let's have a look. So simply put, the principal components are the new set of variables that obtain from the initial set of variables, जिसको अपन ने कहाँ से obtain किया है? Initial set of variables से. And the principal components are the computed in such a manner that newly obtained variables are highly significant and independent to each other. दोनों आपस में क्या होना चाहिए? Non correlated होने चाहिए. And the last are higher variance. कहाँ गया words? ये रहा. Initially higher variance क्या है? The principal components compress and possess the most of useful information that was scattered among the initial variance. तो जितना भी ये सारे initial variance है, मतलब सबसे ज्यादा जो components हैं उन सब में ये scattered हो. तो variance का मतलब ये होता है वो band सबसे ज्यादा हो, तो जो new component अपन निकाल रहे हैं उसकी information जो है वो आपका सारे ओल्ड डेटाबेस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर वो कवर कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल कंपोनेंट. जितने भी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आते हैं वो सारे आपस में क्या होते हैं? इनडिपेंडेंट होते हैं, नॉन कोरिलेटेड होते हैं. नॉन कोरिलेटेड, हायर वेरिएंस, दैट इज अ मेन पार्ट ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट. नाउ द स्टेप 1, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डेटा. अब डेटा स्टैंडर्डाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव, इसके अंदर भी मैं लिख के लाया हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डेटा की, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट बहुत सारे डेटाज अपने पास है जिसके अंदर हो सकती है कुछ की वैल्यूज जो है वो लाइक अपन कह सकते हैं 10, 20, 30 ऐसी कुछ हो, और किसी की वैल्यू सपोज 100, 200, 300 या फिर किसी की वैल्यू 1000, 2000 या 3000 समथिंग लाइक दैट. इस टाइप की आपकी कुछ वैल्यूज हो, तो उससे क्या हो जाएगा? वो वैल्यूज आ रही है उनके बीच में गैप बहुत है, बहुत ज़्यादा गैप आपका आ रहा है, तो उसको अपन क्या करेंगे? स्टैंडर्डाइज कन्वर्ट कर देंगे. उससे आपका ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एनालिसिस में आपकी जो उसमें डिफरेंस है वो आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो वही अपन करना चाहते हैं फॉर प्रॉपर वी कैन से एनालाइजिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट. अगर आप क्या करोगे? अगर आप डेटा को स्टैंडर्डाइज नहीं करोगे तो आपका डेटा बायस्ड हो जाएगा. बायस्ड हो जाएगा मतलब हो सकता है कोई रेंज बहुत ज़्यादा होगी तो आपका जो डेटा है या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस लार्जर डेटा की ओर आपका आएगा इन्फॉर्मेशन, जबकि जो रेंज कम होती है वो उसको कंसिडर नहीं करेगा. तो उसके लिए अपन ने क्या किया? सारे कॉलम्स के अंदर जितने भी इंस्टेंसेस हैं, जितने भी रोज हैं, उनके डेटा को अपन क्या करेंगे? स्टैंडर्डाइज करेंगे. तो किस तरीके से करते हैं? हैव अ लुक. सो standardization is all about to scaling your data in a such a way that variables and their values lie within a similar range. देखो वही चीज आ गई अभी मैंने आपको बताई है. सिमिलर रेंज का मतलब उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारे किस रेंज में आ जाए? एक सिमिलर रेंज में आ जाए. Then consider an example. Let's have an example. It is an example. नाउ ये एक केगल का डेटा है जिसके अंदर आपका मूवी जितनी मूवी वॉच की उसका और उसके रेटिंग का कुछ डेटा है जिसको अपन एनालिसिस कर सकते हैं. आप भी केगल पे जाके देख सकते हैं वो डेटाबेस. सो इट इज़ अ रेटिंग आपकी सपोज 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार समथिंग लाइक दैट. एंड डाउनलोड्स कितने डाउनलोड्स किए हैं? तो दैट इज अबाउट 100 और 1000 समथिंग लाइक दैट. तो इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंस है वैल्यू के अंदर. तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा? स्केल करना पड़ेगा, ताकि क्या हो? स्केल करने से आपके जितने भी वेरिएबल्स है उनके अंदर की जो वैल्यूज है वो इक्वल हो, सिमिलर हो. दैट इज द मेन थिंग, है ना. बट इट इज नॉट इफेक्टिंग योर फाइनल रिजल्ट. इट इज मस्ट रिमेंबर यू. सो कंसिडर द एग्जांपल. लेट्स से वी हैव 2 variables in our data set. One has the value ranging between 10 to 100 for example, and other having the value between 1000 to 5000. तो ये अगेन एक और दूसरा एग्जांपल. अगर किसी में वैल्यू 10 से 100 हो और किसी में आपकी वैल्यू क्या है? 1000 से 5000 हो, तो ये बहुत डिफरेंस आ गया. सो इन सच ए सिनेरियो इट इज
obvious that the output calculated the output calculated the output calculated this predictor variable is going to biased. तो जो आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, biased हो जाएगा किसकी तरफ, जिसकी वैल्यू क्या आपकी हायर है. Since the variable within the large range will have the more obvious impact on the outcome. तो जिसका वैल्यू लार्ज वैल्यू होगी उसका क्या होगा, आपकी आउटकम क्या होगा, ज्यादा आएगा. तो कुल मिला के जिस कॉलम में जो वैल्यू है उसको अपन स्टैंडर्डाइज कर दें, तो सारे कॉलम की अपनी अपनी वैल्यू को अगर अपन स्टैंडर्डाइज कर दें तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सब कॉलम्स में क्या आएगी, सिमिलर आएगी, इक्वली इफेक्टेड आएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगी, है ना. होप इफ यू हैव अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेटाबेस, तो उसके अंदर जो प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है उसी को अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं. डेटा क्लीनिंग का आपका आ गया, एन नोट ए नंबर वैल्यू को रिमूव करना, मिसिंग वैल्यू को रिमूव करना. सेम थिंग वी आर डूइंग दिस स्टैंडर्डाइजेशन. ओके, सो these steps all the variables in the data are scaled across the standard and comparable scale. एक पर्टिकुलर स्केल में उनको अपन क्या कर देते हैं, स्केल कर लेते हैं पर्टिकुलर रेंज के अंदर, तो डेटा आपका क्या हो जाता है, स्टैंडर्डाइज हो जाता है. तो सबसे पहली स्टेप आपका देखी थी, 5 स्टेप अपन देख लेते हैं. उसमें अपन ने क्या पढ़ा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डेटा. क्यों पढ़ा, क्योंकि डेटा आपका बायस्ड हो सकता था अगर रेंज आपकी ज्यादा हो तो. नाउ एनी क्वेश्चन till now, any question? Any question, students? Okay, so when my eye goes up, I am watching your comments on the TV, है ना. मेरे सामने एक स्क्रीन है जिसमें मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ. एंड भाई आप देखते हैं कि जब मेरी आईज आपसे कांटेक्ट में, तब आई एम वाचिंग टू द कैमरा. ठीक है, तो आपके कमेंट देखने के लिए मैं ऊपर देखता हूँ सामने. चलो, सो कंप्यूटिंग द कोवेरियंस मैट्रिक्स. अब कोवेरियंस क्या है, द कोवेरियंस इज नथिंग बट इट इज कैलकुलेटिंग और मेजरिंग द डिपेंडेंसी और द रिलेटिविटी ऑफ द वेरियंस ऑफ द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स आपस में किस तरीके से डिपेंडेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कोवेरियंस मैट्रिक्स. क्यों जरूरत पड़ी कोवेरियंस मैट्रिक्स, ताकि अपन जो डेटाज आप जो वेरिएबल्स या जो फीचर्स आपस में रिलेटेड उनको निकाल पाए और उनसे अपन न्यू फीचर्स बना पाए, प्रिंसिपल कंपोनेंट बना पाए जो कि आपस में नॉन रिलेटेड हो. सो मैथमेटिकली अ कोवेरियंस मैट्रिक्स इज अ P into P मैट्रिक्स वेयर P रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द डेटा सेट. सपोज n डायमेंशन हो सकता है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, तो उसको रिप्रेजेंट अपन किससे करते हैं, कोवेरियंस मैट्रिक्स से. सो इट इज एग्जांपल, एक बार एग्जांपल देख लें. सपोज इट इज अ कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ 2 डायमेंशन A and B. A and B आपके दो फीचर्स है. कोवेरियंस क्या है, कोवेरियंस ऑफ A and A से कैसे रिलेटेड है, A B से कैसे रिलेटेड है, B A से कैसे रिलेटेड है. इट इज अ कम्यूटेटिव, तो A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A बोथ आर सेम, और B किससे रिलेटेड है. तो ये अपन रिलेशन निकालेंगे कि कौन सा किससे किस वेरिएबल, यानी कि एक कॉलम दूसरे कॉलम की वैल्यू पे किस तरीके से डिपेंडेंट है. उससे अपन किसकी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोवेरियंस मैट्रिक्स की सहायता से. So example of 2 dimension data set which variable A and B, the covariance matrix is into 2 matrix as shown below. So the covariance value denotes, क्या क्या डिनोट करता है, how the co-dependent two variables are, वो आपस में किस तरीके से डिपेंडेंट है, रिलेटेड है. नेगेटिव, अगर इसकी वैल्यू, सपोज यहाँ पे इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल ए कोवेरियंस और A और B अगर ये नेगेटिव आ रही है, तो A और B जो आपस में है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. वो आपस में क्या कराएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएंगे अगर इसकी वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो. और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, इसका मतलब अगर आप A को बढ़ाओगे तो B भी आपका बढ़ेगा, तो उसको अपन प्रोपोर्शनली बोलेंगे. तो पॉजिटिव में प्रोपोर्शनल होता है और नेगेटिव में आपका क्या कहलाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू होगी कोवेरियंस की किसी भी आपकी मैट्रिक्स की वैल्यू की, तो वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. और पॉजिटिव मतलब हो गया वो आपका प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो ये आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स है. इसी में इन द अबव मैट्रिक्स क्या लिखा है, जो भी मैंने आपको बताया, सेम थिंग. द कोवेरियंस मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट द कोवेरियंस ऑफ ए वेरिएबल विद इन द इटसेल्फ व्हिच इज नथिंग बट द वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल ए. वेरिएंस मतलब वो किस तरीके से रिलेटेड है. वेरिएंस का मतलब ये हुआ ना
कि ए से कैसे रिलेटेड है, ए बी से कैसे रिलेटेड है, ए सी से कैसे रिलेटेड है। तो जो वेरिएबल जिससे सबसे ज्यादा रिलेटेड है वही अपना क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट कहलाएगा। मैक्सिमम वेरिएंस वही तो अपन को कैलकुलेट करना है। So covariance AB represent the covariance of variable A with the respect to the variable B, and since the covariance is commutative, so AB is equals to BA। commutative होता है, commutative properties होती है मैट्रिक्स की, इसमें covariance AB और BA दोनों सेम है। तो covariance मैट्रिक्स क्या करता है, it identifies the relativity between the variables। So okay, नाउ कैलकुलेटिंग द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो ये क्या कुछ चीज आ गई, आइगन वैल्यू क्या आ गई, आइगन वेक्टर्स क्या आ गया। तो वी कैन अंडरस्टैंड इट बिफोर डिस्कसिंग द स्लाइड। तो अगर अपन बात करें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स की, तो अपन कोवेरिएंस मैट्रिक्स के अंदर अपन क्या करते हैं, वी सिंपली अरेंज इट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ी वैल्यू देन छोटी वैल्यू देन छोटी वैल्यू, और वो स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन। स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कोई वेरिएबल स्केलरली कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना कनेक्टेड है दूसरे वेरिएबल के साथ, उस रेंज को वो शो कर रहा है। और वही अपन क्या बोल रहे हैं, आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर बोल रहे हैं। और हर एक आइगन वेक्टर अगर हो तो उसके साथ आइगन वैल्यू आपकी क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। इट इज अ कॉन्सेप्ट। सो इसका यूज क्या करते हैं, वी रीअरेंज अवर कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो आपका आया है इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग, और उसके अंदर आपकी जो वैल्यूज आती है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं स्केलर। और वो जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसका, वो जो हाईएस्ट डेटा होता है जिसका वेक्टर वैल्यू जो सबसे हाईएस्ट होती है, उसका मतलब उसका वेरिएंस क्या है, सबसे हाईएस्ट है। तो जो सबसे हाईएस्ट वेरिएंस है वो किससे पता चलेगा, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर की वैल्यू से। तो अगर सबसे हाईएस्ट उसका वेरिएंस होगा तो वो आपका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल के साथ वो जुड़ा हुआ होगा, और वही आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1। उसी प्रकार उससे कम रेंज वाला प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 2, उससे कम प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 3 एंड सो ऑन। तो किसी इमेज को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 से कैसे वो रिजल्ट आएगा, 2 से कैसा आएगा, 3 से कैसा आएगा, वो भी मैं अभी आपको एग्जांपल में बताऊंगा। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। सो आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज आर द मैथमेटिकल कंस्टेंट दैट मस्ट बी कंप्यूटेड फ्रॉम द कोवेरिएंस मैट्रिक्स। कोवेरिएंस मैट्रिक्स अपन इसको कंप्यूट करते हैं, अभी बताया, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल कंपोनेंट डेटा सेट। प्रिंसिपल कंपोनेंट को प्राप्त करने के लिए अपन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। और ये क्या करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन अरेंज करते हैं स्केलर फॉर्म में, और जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है वो अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है। लेट्स हैव अ लुक अ मिडल स्लाइड। सो प्रिंसिपल कंपोनेंट आर द न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर, ओरिजिनल डेटा सेट में जो वेरिएबल नहीं होते न्यू बनाते हैं, दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द इनिशियल सेट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस जिसका सबसे हाईएस्ट हो। द कंप्रेस एंड प्रोसेस द मोस्ट ऑफ द यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट वाज स्कैटर्ड अमंग द इनिशियल वेरिएबल। तो जैसे वो लाइन पिछली स्लाइड में लिखी थी कि वह कंपोनेंट जिसकी वैल्यू जो जिसका वेरिएंस अधिक से अधिक कॉलम से आपका जुड़ा हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट। ऐसे अलग अलग सारे कंपोनेंट निकालेंगे, किसी के सबसे हाईएस्ट जुड़ा है, किसी का कम जुड़ा है, किसी का और कम जुड़ा हुआ है, तो उनका जो न्यू सेट आया वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सो आइगन वैल्यू आर दोज वेक्टर विच आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी बताया हमने लीनियर स्केल बोला था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज परफॉर्म्ड ऑन देम देन देयर डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बहुत सारे कॉलम्स हैं, उन बहुत सारे कॉलम्स को अपन एक कॉलम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक कॉलम की वैल्यू उन सारे कॉलम से आपकी रिलेटेड है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और उनकी जो वैल्यू है, ओरिजिनल डेटा एनालिसिस जो कर रहा है, जो रिजल्ट अपने पास आ रहा है वो चेंज नहीं होगा। अगेन हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, पाइथन कोड भी आज अपन देखेंगे। जस्ट लुक टू द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आइगन वैल्यू सिंपली डिनोट द स्केलर ऑफ द रिस्पेक्टिव आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वेक्टर की स्केलर वैल्यू है। सिमिलरली समझा चुका हूँ मैं सारी चीजें, यही उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्या है, कंसीडर द टू डायमेंशन डेटा सेट फॉर विच टू आइगन वेक्टर्स। तो अगर किसी के डायमेंशन 2 है, किसी कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 है, तो उसके आइगन जो वेक्टर्स है वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर किसी के अंदर जो कॉलम्स है
उसकी वैल्यूज क्या है, जो कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ फीचर्स जो है वो 100 है, तो आइगन वेक्टर्स कितने आएंगे आपके 100 आएंगे। तो यही चीज ध्यान रखिएगा। सो 2 आइगन वेक्टर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यूज, हर आइगन वेक्टर की आइगन वेक्टर की आइगन वैल्यू होगी, आर कंप्यूटेड, एंड द आइडिया बिहाइंड द आइगन वेक्टर्स इज टू यूज द कोवेरिएंस मैट्रिक्स टू अंडरस्टैंड वेयर इज द डेटा देयर इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ वेरिएंस। तो इसका यूज किस लिए करते हैं अपन, टू फॉर्म द कोवेरिएंस मैट्रिक्स by identifying the eigen value and eigen vector we must find the variables which are the mostly correlated, इसका वेरिएंस क्या है सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। सिंस हो सकता है अभी आपको ये समझ में ना आए, बट आई विल शो यू कोड आल्सो, तो थोड़ा बहुत आपको और उसमें समझ में आ जाएगा। बस अब ये समझ लिखिए कि कोवेरिएंस मैट्रिक का यूज करके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की सहायता से अपन मोस्ट वेरिएंस वाला जो फीचर्स होता है उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। दैट्स इट। सिंस मोर वेरिएंस इन द डेटा सेट डिनोट द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, आइगन वेक्टर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड कंप्यूट द प्रिंसिपल कंपोनेंट। आगे लाइन वही चीज, तो जो सबसे ज्यादा वेरिएंस है उसको सबसे ज्यादा स्कैटर्ड है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास है, उसको अपन किसकी सहायता से आइडेंटिफाई करते हैं, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की सहायता से। एंड आइगन वैल्यूज ऑन द अदर हैंड सिंपली डिनोट्स द स्केलर of the respective eigen vectors, ये अपन लिख चुके हैं ऊपर ऑलरेडी, और therefore the eigen vectors and eigen values will be compute the principal component analysis, ठीक है। प्रिंसिपल कंपोनेंट को अपन यूज कर सकते हैं फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस के जो प्रिंसिपल कंपोनेंट उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले क्या किया, डेटा को स्टैंडर्डाइज किया, फिर क्या किया, कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाए, फिर क्या किया, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की सहायता से अपन ने लार्जर वेरिएंस वाले डेटा को आइडेंटिफाई किया और प्रिंसिपल कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया। नाउ कंप्यूटिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट। अब प्रिंसिपल कंपोनेंट को निकालना है, लेट्स हैव अ लुक। अब देखो आपके पास बहुत सारा डेटा था, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सेट है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स हैं। इसको आपने प्रोजेक्ट किया और आपने इसको रिड्यूस कर दिया 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में तो देखो यहाँ पे 2 डायमेंशन है, ये आपको दिखेगा प्रिंसिपल कंपोनेंट 2, ये आपको दिखेगा प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1। ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है दोनों, ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएंस है। वेरिएंस का मतलब जो जितनी इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, माना कि ये स्टार्टिंग के 4 कॉलम से एक प्रिंसिपल कंपोनेंट जुड़ा हुआ है और बाकी के 4 कॉलम से प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 जुड़ा हुआ है। तो उससे क्या होगा, इन दोनों प्रिंसिपल कंपोनेंट के सहायता से अपन इन 8 जो कॉलम्स हैं उनकी जितनी वैल्यूज है उनको अपन रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो देखो ये 1 प्रिंसिपल कंपोनेंट है, इसमें डेटा जो लाई कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन है आपकी रो वाली, और ये दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट है, इसके अंदर जो डेटा लाई कर रहा है वो दूसरी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट से अपन एट मोस्ट सारे इन्फॉर्मेशन जो कि ओरिजिनल डेटा सेट है उसको अपन रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। वही अपना क्या है, कंप्यूटिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 लोगे तो इन्फॉर्मेशन सबसे, प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1 है, उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा है, जो कि आपका क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा डेटा सेट की। प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 भी उसमें मिला लिया तो जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन छूट रही है वो भी आपको मिल जाएगी। 3 मिला दोगे तो हो सकता है थोड़े बहुत पॉइंट इधर उधर और रह रहे हो तो वो भी आपके पास मिल जाएंगे। तो कुल मिला के अगर 100 कंपोनेंट्स है, 100 आपके पास रो है, तो उन 100 रो में से अपन किसको निकालेंगे, केवल 5 या 6 ऐसी रो नहीं, कॉलम अपन बोल रहे हैं, 100 आपके फीचर्स हैं, तो उनमें से अपन 5 फीचर्स ऐसे निकालेंगे जो उन 100 फीचर्स की सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर पाए, और वही क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट। ठीक है, सो the once we have compute the eigen value and eigen vector then we order them in the descending order। अभी मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, उनको अपन क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। then where the eigen vectors of the highest eigen value is the most significant and that the form the first principal component। जिसकी हाईएस्ट आइगन वैल्यू होगी उसका वेरिएंस सबसे हाईएस्ट होगा और वो क्या होगा, आपका सबसे पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा, एंड जिसकी कम होगी देन सेकंड, देन 4 एंड सो ऑन। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द लेसर सिग्निफिकेंट कैन दस बी रिमूव्ड। तो जिसका प्रिंसिपल कंपोनेंट कम होगा, अपन ने अभी देखा अगर किसी टेबल के अंदर 100 रो है, 100 कॉलम्स हैं, तो 100 कॉलम्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकलेगा, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे और सबसे हाईएस्ट वाली 5 ऐसे वैल्यू हैं, 5 ऐसे फीचर्स हैं, 5 ऐसे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स हैं
जो सबसे ज़्यादा कोरिलेटेड है उनको अपन चूज कर लेंगे। वो क्या करेगा, उन 100 डेटा को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और वो पांचों आपस में क्या होनी चाहिए, नॉन कोरिलेटेड होनी चाहिए। सो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वी कैन से प्रिंसिपल कंपोनेंट सिलेक्शन। प्रिंसिपल कंपोनेंट सिलेक्शन के बाद रिडक्शन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द डेटा सेट। बस अब क्या है, जो डायमेंशन के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट अपन ने आइडेंटिफाई किए हैं उसी के साथ से अपने डेटाबेस बना लिया, और आपका डायमेंशन क्या होगा, n डायमेंशन टू फॉर एग्जांपल m डायमेंशन में कन्वर्ट हो चुका है। सो the last step is performing the PCS to rearranging the original data with the final principal components which represent the maximum and the most significant information of the data set। तो अपन क्या करेंगे, न्यू आइडेंटिफाई किए हैं जो फीचर्स उनको अपन अरेंज करेंगे जो कि क्या करेगा, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड इट इज ऑल अगेन सेम थिंग, इट इज ओरिजिनल डेटा, इट इज अ रिड्यूस्ड डेटा। इसके अंदर n डायमेंशन थे, इसके अंदर m डायमेंशन हो गए, जिसकी संख्या क्या है आपकी, छोटी है किससे, m डायमेंशन से। माना कि इसमें 1 2 3 4 थे, तो इसमें सेम ऐसे नहीं आएंगे, एग्जांपल लिखने के लिए मैंने ऐसा लिख लिया है, पर इसके अंदर क्या आएंगे, इनके नाम थोड़े नए आ जाएंगे क्योंकि अपन न्यू डायमेंशन निकाल रहे हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, लार्ज डायमेंशन का वैल्यू अपन ने लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया है, रिड्यूस डाटा, और ये अभी भी केपेबल है कि इन सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए। सो द पीसी इज टू रीअरेंज द ओरिजिनल डेटा सेट, ये अपन पढ़ चुके हैं। इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओरिजिनल डेटा एक्सिस with the newly formed principal component, we simply multiply the transpose of the original data। अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वर्ड आया, अपन क्या कर रहे हैं, जो न्यू फीचर्स अपन ने आइडेंटिफाई किए हैं उसको ओरिजिनल डेटा सेट के साथ ट्रांसपोज करेंगे। अभी मैं आपको पाइथन कोड में बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा ये वर्ड कहाँ, ये कहाँ कोड अपन ने यूज किया है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, आपके पास न्यू फीचर्स वेक्टर आ जाएगा जिसके अंदर नई इंफॉर्मेशन अपने पास होगी। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। लेट गो टू द प्रैक्टिकल सेशन। एनी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नाउ वी आर मूविंग टू द प्रैक्टिकल सेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। सबसे पहले डेटा को लिया, उसको स्टैंडर्डाइज किया, देन क्या किया अपन ने, कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाली, देन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकाला, देन उनको रीअरेंज किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और वो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, सपोज अपने पास 100 कॉलम्स थे, तो उन 100 कॉलम्स में से 5 कॉलम अपन ने ऐसे सेलेक्ट कर लिए जिसकी आइगन वैल्यू जो है वो सबसे हाईएस्ट है, तो वही अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट हो जाएंगे। और एट द एंड अपन ने क्या किया, उन पांचों को ओरिजिनल डेटा के साथ ट्रांसपोज कर दिया, तो न्यू टेबल अपने पास आ जाएगी। एनी क्वेश्चन इन दिस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, यस और नो? किसी का कोई क्वेश्चन बताइए। ओके, नाउ मूव टू द कोड। Okay, now we are going to move to the code. Let's have a look. So, देखिए यहाँ पर कोड आएगा अब आपका। Okay, so give me 1 minute. I just start the coding. Okay. So what we did, we have a code. So for opening that code, I just open the Jupyter notebook. So CMD मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा अभी Jupyter notebook। तो जुपिटर नोटबुक आपका खुल गया है। आई जस्ट रिप्रेजेंट इट विथ यू, गिव मी 1 मिनट। Okay, so we have this Jupyter notebook and I just represent the screen with you. Okay, now here we go.
सो अपन ने देखो जुपिटर नोटबुक खोल दिया है, इसके अंदर पांडास, नमपाई, एसकेलर्न सारे डेटाज मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, सारी की जो लाइब्रेरीज हैं वो मैंने इंस्टॉल कर रखी है। तो आई होप आप भी इसको जब यूज़ करेंगे तब इंस्टॉल कर दीजिएगा। नाउ व्हाट वी विश टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ऐड सम importing the packages, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी सेव्ड Jupyter notebook file. I just copy and paste to this new file and I show to the किस तरीके से चेंजेस हो रहा है वो आपको बताता जाऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे अपन, इन द फर्स्ट स्टेप सिंपली इंपोर्टिंग द डेटा। अपन ने डेटा लिया मैटप्लॉटलिब एज अ PLT, देन numpy एज NP एंड pandas एंड PD। इसको रन करेंगे अपन और ये आपका इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो चुका है। देन व्हाट वी डिड नेक्स्ट, अपन को डेटा सेट लेना है। तो देखो प्रीवियस इसके अंदर अपन डेटा सेट ले रहे हैं। सो आई चूज द डेटा सेट फ्रॉम द एसक्यूएल डेटाबेस। वहाँ से मैं कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का कोई डेटा है उसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। आपके लैपटॉप में कोई डेटा पड़ा हो उसको भी आप रीड कर सकते हैं। ये ऑनलाइन डेटाबेस है एसक्यूएल का डेटाबेस, उसमें से मैं एक डेटा ले रहा हूँ ब्रेस्ट कैंसर का। तो आई जस्ट रन इट। सो ये डेटा सेट भी मेरे पास आ जाएगा। सॉरी, ओके ये भी आ चुका है। देन कीज, क्या क्या कीज इसके अंदर है वो देख लेते हैं अपन। तो इसके अंदर डेटा, टारगेट, फ्रेंड्स, टारगेट नेम, DSCR, फीचर्स नेम एंड फाइल नेम, दैट आर सम इंफॉर्मेशन। वे आर रिलेटेड टू इंटरेस्टेड टू द टारगेट। टारगेट का मतलब क्या हो गया, ब्रेस्ट कैंसर एनालिसिस के बाद एट द एंड क्या रिजल्ट आएगा वो अपन इंटरेस्टेड है। तो उसको अपन डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, क्या क्या डिस्क्रिप्शन है इस डेटा सेट का। तो डिस्क्रिप्शन के लिए इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप प्रिंट करोगे, सी इट इज़ अ कोड विच हैविंग द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप कोशिश करिएगा इसको समझने की। तो ये डिस्क्रिप्शन है पूरा डेटा सेट का, और अपनी जो टारगेट वैल्यू है वो आपकी क्लास है। टारगेट क्लास कौन कौन सी है, मेलिग्नेंट और बेनिंग, ये आपकी दो टारगेटेड क्लास है जिनको अपन को आइडेंटिफाई करना, ये अपना टारगेट है। इन दोनों में से जो आपका रिजल्ट आएगा वो दो कैटेगरी में होगा, या तो मेलिग्नेंट होगा या फिर बेनिंग आपका कोई कैटेगरी होगी। तो इन दोनों में से कोई भी आपकी कैटेगरी हो सकती है। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन है डेटा सेट का, आप इसको पढ़ सकते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इसमें दे रखा है। तो डेटा सेट अपन लिया है, ये पूरा इसका इंफॉर्मेशन आपकी है। नाउ ये आपके डिफरेंट कॉलम्स इसके अंदर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कोड। नाउ वी टेक अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम ले रहे हैं जिसके अंदर अपन डेटा को रीड कर रहे हैं, और डेटा बेस लेने के बाद सो वी टेक अ वेरिएबल एंड वी पुट द डेटा फ्रेम लाइक। किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप बोल दीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रीड यूर कमेंट्स। आपको जो भी डाउट हो आप बोल के बता दीजिएगा, मैं सुन लूँगा। सो अपन ने एक डेटा फ्रेम लिया, वो अपन ने कैंसर डेटा को प्रिडिक्ट किया, और उसके जो कॉलम्स हैं वो आपके ओरिजिनल डेटा सेट के जो भी फीचर्स हैं वो सारे होंगे। तो लेट वी प्रिंट इट विथ वी कैन से 5 वैल्यू। तो कैसे करेंगे, df डेटा फ्रेम डॉट हेड डेटा फ्रेम डॉट हेड, और कितनी वैल्यू के साथ, 5 कोई रो के साथ इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको रन कर लिया अपन ने। ओके, तो आपके पास ये कुछ अराउंड 30 जो है वो आपके पास डेटाज हैं। 30 फीचर्स हैं इसके अंदर, इस डेटा सेट के अंदर। इन 30 फीचर्स को देखिएगा अभी अपन लाइक 2 फीचर्स या 3 फीचर्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर पाए, रिड्यूस कर पाए, और डायमेंशन को रिड्यूस कर ले। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, देन स्टैंडर्डाइज द डेटाबेस। तो स्टैंडर्डाइजेशन डेटाबेस कैसे करते हैं, इसके लिए अपन स्टेप नंबर लेट हैव अ लुक। तो यहाँ क्या कर रहा है, देखो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डेटा, ये आपकी फर्स्ट स्टेप थी जो मैंने आपको बताई थी। ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ उसमें मैं 4 स्टेप लिखा है, बट इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन
डायमेंशन रिडक्शन। तो क्या किया अपन ने, एसकेएलएन प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केल, तो इसका एक स्टैंडर्ड स्केल फाइल है, उसको अपन ने ले लिया। तो ये क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लेगा और स्टैंडर्डाइज कर लेगा, स्टैंडर्ड स्केलर कर देगा। सभी डेटा को, जितना भी डेटा सेट है उसको क्या कर देगा, स्टैंडर्ड स्केल में रिप्रेजेंट कर देगा। इसको मैं रन करता हूँ तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज, जैसे किसी की वैल्यू 20 में आ रही है, किसी की वैल्यू आपकी पॉइंट्स में आ रही है, किसी की वैल्यू थाउजेंड्स में आ रही है, और किसी की वैल्यू 0.0 समथिंग कुछ आ रही है, किसी की हंड्रेड्स में आ रही है। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक नॉर्मल स्केलर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको रन करते हैं। ओके, सो ये रन हो चुका है। नाउ आफ्टर स्केलिंग द वैल्यू, व्हाट वी डिड, वी सिंपली वी कैन से कोवेरिएंस मैट्रिक्स को अपन को बनाना है। कोवेरिएंस मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, जितने भी आपके फीचर्स हैं, यहाँ पर अराउंड 30 फीचर्स हैं, तो उन 30 फीचर्स की एक मैट्रिक्स बनेगी जो हर एक दूसरे फीचर से क्या रिलेटेड है वो अपन निकालेंगे। तो उसके लिए कोड है कंप्यूट द कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो अपन ने क्या लिखा है, एनपी, यही फॉर्मूला था। अगर आप देखेंगे प्रेजेंटेशन के अंदर, आई जस्ट हैव अ लुक, मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंटेशन क्या था आपका। दैट इज ओके, कैसे निकला था, वेरिएंस वैल्यू माइनस मीन वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका फॉर्मूला था। इसी को अपन अप्लाई करेंगे तो इससे आपका क्या आ जाएगा, कोवेरिएंस, ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कोवेरिएंस मैट्रिक्स के लिए जो अपन कंप्यूट करेंगे वो आपका कंप्यूट हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से होगा, स्टैंडर्डाइज कर दिया, स्टैंडर्ड के बाद की ये प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये अपन ने लिख रखा है, इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर आपकी कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ चुकी है। ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स का पाइथन कोड था और इससे पहले अपन ने स्टैंडर्डाइज किया था। तो ये जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स है वो कौन सा वेरिएबल किसके साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये आपका वैल्यू बता रहा है। तो अपने पास केवल छोटा सा डेटाबेस दिया था जिसके अंदर अराउंड 505 मैं शो करूँगा उसका हेड, तकरीबन 500 जो रो है उसमें और 30 जो है वो कॉलम्स हैं। तो हर एक कॉलम दूसरे कॉलम से किस तरीके से रिलेटेड है उसके लिए अपन ने क्या निकाला, कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकाला। नाउ वास नेक्स्ट क्या करेंगे, ये स्टेप नंबर आपकी 5 थी। ओके, वेयर इज माय, ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट द इक्विवेलेंस आइगन वैल्यू इन आइगन वेक्टर्स। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकाल ली, अब उसका आइगन वैल्यू एंड आइगन मैट्रिक्स निकालेंगे। तो उसका भी पाइथन कोड आपका इस तरीके से है। नाउ वी कैलकुलेटिंग द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। कैलकुलेटिंग द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर किस तरीके से करेंगे, ऑन द कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो ये जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स थी उसके आधार पर अपन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। और ये उसका सिंपल सा मेथड है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स इक्वल टू np.convert कोवेरिएंस COV x_std.t। तो ये आपका ओरिजिनल डेटा सेट था जो कि अपन ऊपर स्टैंडर्डाइज किया था, उसको अपन ने ट्रू किया, और उसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो कि आपका आइगन वैल्यू और आइगन मैट्रिक्स जो उसमें अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी को अपन प्रिंट कर रहे हैं। आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, आइगन वेक्टर्स क्या होगी, उसको अपन उस रूप में प्रिंट कर रहे हैं। तो ये देखो, ये आपकी आइगन वैल्यूज़ हैं। सर ट्रांसपोज, यस सॉरी सर ट्रांसपोज तो कर रहे हैं अपन। एक्चुअली डेटा जो है अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसपोज की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब न्यू सेट में अपन इसको रिप्रेजेंट करें। तो अभी अपन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, जिसके अंदर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों है। जैसे यहाँ पे अपन ने ट्रांसफॉर्म किया है लाइक दिस कोड में, कहाँ गया ये वाला, ये बात कर रहे हो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 की सुशांत? नहीं सर, वो जो नीचे डॉट टी लिखा है ना अपन ने, स्टेप नंबर 6 की बात कर रहे हो? सर ये 9 में भी है और यहाँ पे ऊपर भी है। ये तो 9 जो है, किसी भी, ये 8 है। आप 8 से पूछ रहे हो? हाँ सर 8 में भी है और 9 में भी है। ओके, 8 में अपन ने ट्रांसपोज की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे कह रहे हो आप? नहीं, इसके नीचे वाली लाइन में जो डॉट टी लिखा है ना, डॉट टी, ये वाला सेकंड, हाँ ये वाला, मतलब अपन मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? मैट्रिक्स में ट्रांसपोज क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? जनरली जो ओरिजिनल डेटा सेट है उसके रूप में वैल्यू नहीं आ रही है,
तो अपना जो डेटा सेट है वो जिस फॉर्म में आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को ट्रांसपोज करना पड़ रहा है। और भी हो सकता है, मैं आपको अगर ये सही नहीं बता रहा हूँ तो मैं एक बार और देख लूँगा, बट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म जो वैल्यू अपने पास आ रही है उस रूप में अपन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिक्वायर दिस टी। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी स्लाइड के अंदर, थ्योरेटिकल के अंदर, कि अपन को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जो न्यू फीचर्स आए उनको अपन को ट्रांसपोज करना पड़ेगा किस पे, ओरिजिनल डेटा सेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, जो ओरिजिनल डेटा सेट है उस आधार पर अपन इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, चाहे आइगन वैल्यू हो, चाहे आइगन वेक्टर्स हो, जो भी हो उस फॉर्म में। या और भी मैं इसको देख लूंगा इस कोड को अगर ऐसा होगा तो। ठीक है शशांक कुमार? यस सर। ओके ओके। सो अभी ये कोड है, आई टेक इट कोड फ्रॉम द टू डिफरेंट थिंग्स। दो जगह से मैंने कोड लिया है क्योंकि दोनों का रिजल्ट मुझे आपको शो करना था। दोनों का रिजल्ट थोड़ा अलग अलग है, एक आपका ग्राफ के फॉर्म में, एक आपका डॉटेड फॉर्म में। आई विल शो यू एट द एंड ऑफ दिस। सो स्टेप नंबर 6 में अपन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को कंप्यूट किया। तो ये आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स आपका कंप्यूट होके आ चुकी है। नाउ व्हाट वी डिड इन द नेक्स्ट स्टेप, apart from that we simply compute the features vectors. So visualizing the correctly sorted, मतलब अपन उसको निकालेंगे जिसकी जो वैल्यू है वो सबसे क्या है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट कोवेरिएंस वाला वेक्टर वैल्यू। तो we just code it like this. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अराउंड 30 वैल्यू इसके आएंगी क्योंकि 30 आपके कॉलम्स है। तो देखो काफ़ी की वैल्यू 0 के बाद आ रही है, और काफ़ी की वैल्यू जैसे स्टार्टिंग एक आपका वैल्यू है ये 13, इसका जो कोवेरिएंस है वो सबसे हाईएस्ट है। तो ये इसका कोड है ना, इट इज़ अ कोड, आई टेक इट फ्रॉम द वेब। दो तरीके के कोड मैंने लिए हैं, ये पहला कोड आपका चल रहा है, इसी के बाद इसी के साथ कंटिन्यू में दूसरा कोड चलाऊंगा। तो इसमें आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द कोडिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट विच बिहाइंड इट, है ना। सो आई टेक इट द कोड, और उस कोड के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये जो कोड क्या कर रहा है यहाँ पर, ये सिंपली प्रिंटिंग द आइगन वैल्यूज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एंड द मोस्ट आइगन वैल्यू इज हैविंग द मोस्ट वेरिएंस। तो इसमें ये मोस्ट वेरिएंस आपका आ रहा है, ये जो मोस्ट वेरिएंस है वही आपका पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट है। उसके बाद थोड़ा कम वेरिएंस ही आपका क्या कहलाएगा, दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट। उसके बाद और कम है वो आपका क्या कहलाएगा, तीसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट, एंड सो ऑन। तो अपन इनको ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि इनका जो वेरिएंस है वो बहुत ही कम है। तो अपन इस 30 को अगर इन 1 2 3 4 5 6 से रिप्रेजेंट करें तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट होगी, या फिर आप 2 से भी कर सकते हो, इन 2 से भी आप चाहो तो पूरी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये अपन ने डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाला। आफ्टर टेकिंग ए डिसेंडिंग ऑर्डर व्हाट वी डिड, वी सिंपली वी कैन से प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस फंक्शन आपका अंदर होता है। तो ये सारी जो चीज़ें स्टेप्स मैंने अभी तक आपको बताई है, ये सिर्फ एक एक चीज़ को देखने के लिए कि आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वेक्टर्स क्या है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे करते हैं। प्री डिफाइन एक फंक्शन है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, सीधा आप उस फंक्शन को यूज करो और आपका सीधा कंप्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या फंक्शन है, लेट वी हैव दिस फंक्शन। बेसिक, तो ये आपका फंक्शन है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये sklearn का है आपका इंपोर्ट PCA। देन अपन ने क्या किया, जो डेटा था अगर आप इस पे देखेंगे तो देखो ये जो डेटा है यहाँ पर, ये जो डेटा है PCA, तो ये PCA अपन नया निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट निकाल रहे हैं, PCA अपन यूज कर रहे हैं। इट इज अ sklearn डिकम्पोजिशन है, इंपोर्ट किया अपन ने। n कंपोनेंट, इसमें कितने कंपोनेंट होने चाहिए, जैसे अपने 30 कंपोनेंट हैं तो अपन ने उसको कितने कंपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 2 कंपोनेंट्स में। तो 2 कंपोनेंट्स मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में ये 2 हाईएस्ट वेरिएंस वाले कंपोनेंट है, उनको ये क्या करेगा, चूज कर लेगा। देन फिट ट्रांसपोर्ट FT, तो इसको किस में फिट कर देगा, अभी PC में आपके 2 ही आपके कंपोनेंट्स थे। इसको जो ओरिजिनल डेटा सेट था DF, अपना जो ओरिजिनल डेटा सेट था उसकी जो वैल्यूज है वो, और ये जो नए 2 कंपोनेंट निकाले वो, उन दोनों में क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, ट्रांसपोज कर देगा, फिट कर देगा, और फिर अपन क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। लेट हैव अ लुक, ये आपका हो चुका है। तो ये आपके 2 आ गए हैं। PC एक्सपेंड वेरिएंस रेशियो, वेरिएंस रेशियो का मतलब क्या हो गया, जो पहला वाला PC कंपोनेंट है उसका वेरिएंस 98%,
पूरे डेटा सेट का अराउंड 98% डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो है वो पूरे डेटा सेट का 0.17 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरे दो प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताया है, ये बताया है कि पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट अराउंड 98% इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, और दूसरा 0.1% इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो दो ही से ही सारा आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। देन वी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। वो डायग्राम एक ग्राफ आपका है, वो क्या शो करेगा, वो ग्राफ आपका बताएगा कि कितने कंपोनेंट्स आपके लिए सफिशिएंट है। लेट हैव अ लुक। तो यहाँ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर लिखा है कम्यूटेटिवली एक्सप्लेन द वेरिएंस, क्या क्या वेरिएंस किसका क्या है, कितना परसेंट रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर इसको अगर हम लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करें तो करीबन यहाँ पर आने के बाद इस पॉइंट के बाद आपके जितने भी वैल्यूज है वो एग्जैक्टली कांस्टेंट है। चाहे आप कितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ाओ, आपका रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। तो अपन कह सकते हैं जो आपका 30 कॉलम थे, उन 30 कॉलम को अगर मैं 10 कॉलम मान लूँ फॉर एग्जांपल, तो इन 30 कॉलम को 10 कॉलम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 कॉलम अराउंड 100% वैल्यू को शो कर रहा है। या 90% की बात करें तो यहाँ देखो अपन ने सिर्फ एक कंपोनेंट से, तो एक कंपोनेंट से अपन अराउंड 98% वैल्यू को शो कर पा रहे थे। तो 5 कंपोनेंट से भी अपन ऑलमोस्ट 90+ इंफॉर्मेशन को शो कर पाते हैं। तो 5 मतलब 30 का 5%, तो अराउंड 60% इंफॉर्मेशन अपन ने रिड्यूस कर दी है, ठीक है। तो ये भी अपन यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो 30 आपका कॉलम्स थे, उनको अपन ने किस में कन्वर्ट करते हैं, केवल 5 कॉलम में। तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपके इतने सारे कॉलम्स हैं, वो अराउंड इतनी वैल्यू को, इतने वेरिएंस मतलब इतनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 100 को शो कर रहा है, और बीच में वैल्यू जो है वो 50-40% इसको आपका शो कर रहा है। तो अपन ने इसको कंप्यूट किया था। अब ये तो पहला पार्ट हो गया कि अपन ने सिर्फ इस पूरे डेटा को दो फीचर्स में कन्वर्ट कर दिया। उन दो फीचर्स के थ्रू कन्वर्ट करने के बाद आपका ये दो फीचर्स हैं। पहला फीचर्स आपका 98% इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा फीचर 0.1% इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर अपन ने ग्राफ भी बनाया, और ये ग्राफ क्या कंप्यूट कर रहा है, ये कंप्यूट कर रहा है कि जो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो, और जो आपका स्टैंडर्ड डेटा है वो, उन दोनों के वैल्यू को अपन जब प्लॉट कर रहे हैं, तो प्लॉटिंग के बाद आपका जो ग्राफ आ रहा है वो बता रहा है कि ये 30 टोटल आपका कॉलम्स था। आप जो भी टेबल यूज करोगे, यहाँ तो 30 कॉलम थे, अगर आपके डेटा सेट में 1000 कॉलम होंगे तो भी बता देगा कि 1000 कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 100 या 200 कॉलम्स की आवश्यकता होगी। जिसके बाद एक कर्व स्ट्रेट हो जाए उतने परसेंट की, उतने वेरिएंस की आपको, उतने फीचर्स की आपको आवश्यकता होगी केवल रिप्रेजेंट करने के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूँ स्कैटर डेटा फॉर्म में। तो ये दूसरा कोड है, इसी के अंदर कंटिन्यू में बता रहा हूँ। सेम चीज़ है, सेम अपन ने एसकेलन प्री प्रोसेसिंग अपन स्केल कर रहे हैं डेटा को। दो तरीके हैं, मिन मैक्स स्केलर का भी आप उपयोग कर सकते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी स्टैंडर्ड स्केलर का आप उपयोग कर सकते हैं। फिर स्केलर आपका जो ओरिजिनल डेटा सेट था उसको अपन ने क्या कर दिया, स्केल कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। ये पहले भी कर चुके थे अपन ने। पहले अपन डेटा का नाम लिया था एक्स स्टैंडर्ड, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने डेटा का नाम लिया था ये एक्स एसटीडी, और वही डेटा का नाम अपन यहाँ क्या ले रहे हैं, स्केलर। सेम चीज़ है, बस अलग समझाने के लिए मैंने आपको अलग से लिया। प्रिंसिपल द कंपेयर द प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए डिफरेंट कोड है। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो आपका स्केलर डेटा सेट आ गया। उसके बाद इसको अपन ट्रांसपोज करते हैं जो आपका ओरिजिनल डेटा सेट है उसके अकॉर्डिंग। अपन ने इसको ट्रांसपोज कर लिया है। देन इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एरे के फॉर्म में, ठीक है। ये एरे के फॉर्म में आपका डेटा, ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के फॉर्म में आपका आ रहा है सीधा, जिसको अपन एरे के फॉर्म में लिया है। देन वी सिंपली व्हाट वी डिड, अगेन परफॉर्म द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सेम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस अपन परफॉर्म कर रहे हैं जैसा कि अपन ने प्रीवियसली किया था। यहाँ पर भी अपन नंबर ऑफ फीचर्स कितने ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, और फिट किस पे कर रहे हैं, ओरिजिनल डेटा सेट जो स्टैंडर्ड डेटा सेट था उसमें इसको फिट कर रहे हैं। तो 2 डेटा सेट जो है वो ओरिजिनल पूरे 30 कॉलम के साथ आपके फिट हो चुके हैं। फिट होने के बाद व्हाट वी डिड, आफ्टर दैट आपके पास वैल्यू आ गई है। देन XPCA ओरिजिनल डेटा सेट में इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। जो आपका डेटा सेट आया PCA,
जो कि दो कंपोनेंट्स के साथ आया था, उसको अपन ने ओरिजिनल डेटा सेट जो था उसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोज कर लिया है। और फिर शेप देखते हैं अपन। यहाँ पर देखो मैं आपको शेप दिखा रहा हूँ। शेप का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। तो इसमें 5, 6, 9 रोज थे ओरिजिनल डेटाबेस में और 3 आपका कॉलम्स था। तो किसका स्केल डेटा जो ओरिजिनल डेटा सेट है उसका, जिसको अपन ने स्टैंडर्डाइज कर दिया है, तो उसके अंदर टोटल 30 फीचर्स थे और 5, 6, 9 आपके क्या थे, रोज थी। और अपन ने जो नया डेटा बनाया है दैट इज XPCA, जो कि आपका रिड्यूस है केवल 2 फीचर्स के अंदर। उसका शेप देखते हैं। तो उसका शेप आप देखोगे तो उसमें भी रोज तो 5, 6, 9 है, पर उसके कॉलम्स कितने, केवल 2 कॉलम्स हैं। तो जहाँ पे 30 कॉलम यूज़ करें तो उसको अपन ने कितने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 2 कॉलम्स में। किसकी सहायता से, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के। और अगर डेटा को रिप्रेजेंट करूँ मैं, तो इट इज़ यूर स्केल्ड डेटा। ठीक है, स्केल डेटा का क्या है, आपका ओरिजिनल डेटा सेट जो कि अपन ने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के रूप में फिर शो कर रहे हैं। और इसी प्रकार XPCA जो कि केवल 2 कॉलम्स हैं इसमें आपके 30 कॉलम्स हैं। इसकी वैल्यू केवल 2 कॉलम्स में आ जाएगी और उन 2 कॉलम्स में आपस में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स आ गया। तो ये जो है ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके 2 कॉलम्स है, उससे जितने भी 2 कॉलम में जितने भी रोज हैं उसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की वैल्यू जो वो कंप्यूट होकर अपने पास आ चुकी है। और साथ ही नाउ वी सिंपली परफॉर्म द फाइनल स्टेप जो कि कंपेयर कर रहा है। 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट ले रहे हैं, उससे क्या डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर ये आपका पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ये आपका दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट है। इसके अंदर आपका डेटाज है, तो जो भी डेटा आपका स्कैटर्ड था ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर का, तो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट ये आपका लाइक दिस ब्लू, जो अपन कह सकते हैं डार्क ब्लू से अपना रिप्रेजेंट हो रहा है। और दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट ये येलो वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 98% वैल्यू जो है वो इससे रिप्रेजेंट हो रही है, 0.16% वैल्यू इससे रिप्रेजेंट हो रही है। तो ऑलमोस्ट अराउंड 99% इन्फॉर्मेशन जो ओरिजिनल डेटा सेट की थी वो अपन इससे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई जस्ट टेक द कोड फ्रॉम द ऑनलाइन वेबसाइट एंड I merge it into the 2 form, one representing the graph which shows that कि 30 को अपन 5 या उससे कम वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये ग्राफ शो कर रहा है कि वो 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट जो अपन ने निकाले थे, प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1 और प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 2, तो यहाँ पर भी सेलेक्ट किया था अपन ने 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट 2। उन दोनों प्रिंसिपल कंपोनेंट की जब अपन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे तो ओरिजिनल डेटा सेट का अराउंड 99% आपका डेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो शो कर सकता है। सो आई होप समझ में आया आपको या नहीं आया। कोड तो नो डाउट मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, बट उस कोड की सहायता से जो आउटपुट आ रहा है वो डेटा किस तरीके से एनालाइज हो रहा है वो बताया है। अभी जो रिड्यूस डेटा आया है, इस रिड्यूस डेटा से अपन क्या कर सकते हैं, इस रिड्यूस डेटा के अगर आप सुपरवाइज लर्निंग लगाओ, अनसुपरवाइज लर्निंग लगाओ, जो भी आप लर्निंग अप्लाई करनी है वो अप्लाई कर सकते हैं और अपने डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, सो आई डोंट नो समझ में आया नहीं आया, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। एनी क्वेश्चन? आई विल शेयर द कोड विथ यू, आप एक बार इसको प्लीज देखिएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, सो एनी क्वेश्चन? सर ये लास्ट वाला प्लॉट आपने बनाया है या फिर ये भी ऑनलाइन था? ये वाला प्लॉट एक्चुअली सिंपल सा कोडिंग उसमें से मैंने चूज़ की कि भी कंपोनेंट में कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए कोड क्या लिखना है वो मुझे देखना पड़ा। बट यस, उसको अपन ने बना लिया, एक्सप्लेन हो गया कि किस तरीके से आया। ठीक है, तो आई जस्ट गो फॉर द कोड। एक्चुअली मुझे सबके कोड नहीं पता है, तो कोड मुझे फाइंड आउट करना पड़ा और उन 2 कंपोनेंट की वैल्यू को अपन ने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, आई विल शेयर दिस कोड विथ यू, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना? ओके, यस सर। ओके, तो कल की क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक के अंदर भी अपन जो नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसका जो पाइथन कोड है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।